बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में आज हम ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है बाय द ऑब्जेक्ट वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन परफॉर्म करेगा तो वो वर्क डन उस पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी पाथ फॉलो कर ले उसका वर्क डन सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के अराउंड स्टूडेंट वो स्पेस, वो रीजन, वो फील्ड जहाँ पे अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, जहाँ पे अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस रीजन, उस स्पेस को हम नाम देंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का। या फिर इसे यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, अर्थ के अराउंड वो रीजन, वो स्पेस जहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन, उस स्पेस को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ का। हम सपोज करते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पे तकरीबन ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहती है, वहाँ पे एक ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाएंगे और इस दौरान ए से बी तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें उस ऑब्जेक्ट पे, उस वर्क डन की वैल्यू को हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। अगर आप ज़रा गौर से देखें, ये जो पॉइंट बी है ये तकरीबन ए से रेफरेंस एच हाइट पे मौजूद है। अब हमने ऑब्जेक्ट को ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाना है। अगर इसके लिए हम पॉसिबल पाथ्स की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉसिबल पाथ हैं। अब ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं, आप पॉइंट ए से डी पे चले जाएं और डी से पॉइंट बी पे आप पहुंच जाएंगे। इस पाथ को पाथ 1 का नाम दे रहे हैं। सेकंड पाथ हमारे पास ये है कि हम ए से सी पे चले जाएं और सी से बी पे पहुंच जाएंगे। इस पाथ को हम नाम देंगे पाथ 2 का। और थर्ड पाथ ये है कि हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाएं, तो इसको हम नाम देंगे पाथ 3 का। हम तीनों पाथ्स के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट को बारी बारी डिस्प्लेस करवाएंगे और चेक करेंगे कि वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ 1 की। पाथ 1 हमारे पास ये है ए डी बी। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ए टू डी, फिर डी टू बी, फिर दोनों का सम ले लेंगे तो ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा अलॉन्ग पाथ 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। लेट्स सपोज हमारे पास ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम के इक्वल है और इसको हमने डिस्प्लेस करवाना है फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी इस एम मैस को हम डिस्प्लेस करवाएंगे। मीन इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू डी डायरेक्टेड होगा, इसकी डायरेक्शन ए टू डी की तरफ होगी और इसको रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल डी से। अब इस पर फोर्स कौन सी अमल करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, हम ग्रेविटेशनल फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट पे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। हम अबव द सेंटर ऑफ अर्थ हैं, मीन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। और एक ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे उतनी ही अमल करेगी जितना कि उसका वेट होता है और वेट का वैल्यू क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। मीन इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी अमल करेगी, एम जी एक्ट करेगी। चूँकि हम लोग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हैं तो इस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी और उसकी वैल्यू होगी एम जी के इक्वल। अब हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ
थीटा के इक्वल। अब फोर्स कितनी लग रही है सब्जेक्ट पे, एम जी। यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप पुट कर दें एम जी इंटू डी। डिस्प्लेसमेंट ए टू डी को अगर आप डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट डी है, तो इसकी जगह पे पुट कर दें एम जी इंटू डी कॉज थीटा। देखिए बॉडी मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू डी और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में एंगल कितना होगा, यस 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कॉज 90 डिग्री आ जाएगा और कॉज 90 डिग्री इक्वल होता है 0 के। और यहाँ पे कॉस 90 की जगह पे जब हम पुट करेंगे 0 तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो वर्क डन किसकी इक्वल आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू 0। आप ऑब्जेक्ट को ए से डी तक लेकर आएंगे तो उस दौरान जो वर्क डन होगा इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड वो 0 के इक्वल होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। अब ऑब्जेक्ट सपोज करें यहाँ पे आ चुका है डी पॉइंट पे, इसको अपवर्ड लेकर जाना है बी पॉइंट पे, तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास डी टू बी। अगेन वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा। फोर्स कितनी होगी ऑब्जेक्ट पे, यस ग्रेविटेशनल फील्ड में है, एम जी के इक्वल फोर्स लगेगी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डी। अब देखिए ऑब्जेक्ट ने जाना है डी से बी, मीन जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डी से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं, मीन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकल, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगी और उसकी वैल्यू कितनी है, एम जी के इक्वल है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी से बी तक, मैंने बोला है बी ए से रेफरेंस पॉइंट पे एच हाइट पे है, तो डी से बी तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एच। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, एम जी डी की जगह पे एच आएगा, क्योंकि डी से बी तक का जो हाइट बन रहा है वो एच के इक्वल है। अब कॉज ऑफ थीटा, थीटा कितने हैं, जब डी से बी तक लेकर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, डी से बी तक लेकर जा रहे हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकली अपवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, मीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में जो एंगल है वो 180 है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो कॉज यहाँ पे आ जाएगा 180। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल 180 डिग्री होता है, कॉज 180 -1 के इक्वल होता है। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना है आपने, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, एम जी एच वैसे आएगा, यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा -m g h। दिस इज अ वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। अब ये वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, इन दोनों की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करें। इस एक्सप्रेशन को नाम दे दें इक्वेशन ए का, इक्वेशन ए में पुट करें दोनों की वैल्यूज को, तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन ए डी बी इज इक्वल, ए टू डी कितने हैं 0, 0 प्लस डी टू बी कितने हैं -mgh, -mgh। जीरो प्लस -mgh कितना आंसर आ गया, -mgh। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का,
and this is a value of work done in displacing the object along path 1. अब हम path 2 के along work done की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. work done along path 2. path 2 हमारे पास है ACB. सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम A to C, फिर C to B. तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन अलॉन्ग ACB इज इक्वल टू वर्क डन अलॉन्ग A to C प्लस वर्क डन C to B. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन अलॉन्ग A to C. अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम A से C की तरफ लेकर जा रहे हैं. मीन ये ऑब्जेक्ट है, इसको A से C की तरफ लेकर जाना है. मीन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिसाइडेड है कि उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी और वो कितनी होगी, mg के इक्वल होगी. A to C, जब ऑब्जेक्ट को A से C की तरफ लेकर जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यस dB और AC दोनों सेम लेंथ हैं. अगर ये h थी तो ये भी h की इक्वल होगी, तो मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया h. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें. वर्क डन फ्रॉम A to C ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा. वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. F कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A to C सेम होगा D to B, h की इक्वल होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, h की इक्वल होगा कॉज ऑफ थीटा. थीटा कितना होगा फ्रॉम A to C. देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम A से C की तरफ लेकर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री कॉस 180 -1 के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन फ्रॉम A to C माइनस mg h के इक्वल. और इस एक्सप्रेशन को नाम दे दें एक्सप्रेशन B का. तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया फ्रॉम A to C इज इक्वल टू माइनस mgh. अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम C to B. अब C to B की बात करते हैं. वर्क डन फ्रॉम C to B is equal to force into displacement cos of theta. हाँ जी, C to B. ऑब्जेक्ट सपोज करें C पे पहुंच चुका है. अब इसको हमने लेकर जाना है किधर, B की तरफ. इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड और उसकी वैल्यू कितनी होगी, यस ऑफ कोर्स mg के इक्वल ही होगी. अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें. फोर्स कितनी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट किया है. कॉज ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पे जब हम लोग C से B की तरफ मूव कर रहे हैं. देखें C to B मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है C to B इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, आपस में राइट एंगल हो गया, तो एंगल हो गया 90 डिग्री और कॉस 90 0 के इक्वल होता है. तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0. अब ये वर्क डन फ्रॉम A to C माइनस mgh, वर्क डन फ्रॉम C to B 0, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन B के अंदर पुट करें तो ये हो जाएगा वर्क डन along A C B. ये सेकंड पाथ के along वर्क डन है. वर्क डन फ्रॉम A to C माइनस mgh प्लस C to B 0. तो टोटल वर्क डन अलॉन्ग पाथ 2 कितना आ गया, माइनस mg h. इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का.
अब हम बात करते हैं पाथ 3 की। वर्क डन अलोंग पाथ 3। पाथ 3 के अलोंग वर्क डन मीन ए से बी डायरेक्ट मूव करेंगे। देखिए ये एक इरेगुलर पाथ है, तो हम क्या करते हैं, इस इरेगुलर पाथ को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं। किस तरह से, ये देखिए इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पाथ 3 के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इस पाथ 3 को, चूंकि ये इरेगुलर है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से, और हम इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग सेपरेट वर्क डन निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा। सपोज करें n नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और n नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप्स हैं हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ पे भी ड्रा कर दी है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप्स और ये हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स हैं। हमने पाथ 3 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, वर्क डन अलोंग पाथ 3। जो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स हैं, इनकी हाइट है हमारे पास डेल्टा y1 डेल्टा y2 अप टू सो ऑन। जो nth नंबर ऑफ स्टेप है उसको डेल्टा yn का नाम देंगे, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू सो ऑन डेल्टा x n के इक्वल। अब हम बारी बारी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स और वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल स्टेप पे पड़ा हुआ है। ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस तरह से मूवमेंट देंगे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस तरह से मूव करेगा, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर सी बात है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। इसकी वैल्यू होगी mg, और इसका डिस्टेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, डेल्टा x1 होगा। ज़रा गौर से देखें, हमने वर्क डन निकालना है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट ये जो यहाँ पे n नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्टेप्स की। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, इसको हमने मूव करवाना है वर्टिकली अपवर्ड। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, इसको वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग इसका वर्क डन निकालना है। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, कितनी होगी mg की इक्वल होगी। वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में अपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, आपस में इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री हो गया। तो जब वर्क डन निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो यस, अब यूँ कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होगा, और वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन 0 नहीं होगा। इट मीन्स दैट जब हम ए से बी तक मूव करेंगे तो हम जो नेट वर्क डन लेंगे वो अलोंग लेंगे वर्टिकल स्टेप्स। तो वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, सपोज कर लें फर्स्ट स्टेप के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास W1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा F इंटू डेल्टा y1 cos ऑफ थीटा। वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन निकाल रहे हैं, तो फोर्स होगी वर्टिकल डाउनवर्ड mg, डेल्टा y उसका डिस्प्लेसमेंट, cos ऑफ 180, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, cos ऑफ 180 -1 के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट स्टेप के अलोंग वर्क डन हो गया W1 इज इक्वल टू माइनस mg डेल्टा y1। सिमिलरली सेकेंड स्टेप के अलोंग जो वर्क डन होगा
वो होगा माइनस mg डेल्टा y2। थर्ड स्टेप के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा W3 इज इक्वल टू माइनस mg डेल्टा y3 अप टू सो ऑन nth नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस mg डेल्टा yn। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो गया अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स। अलग-अलग इसकी वैल्यू निकालिए अगर आप नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स, तो वर्टिकल स्टेप्स के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा वही वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, या वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए बी, या वर्क डन अलॉन्ग पाथ 3। ये कितना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग 0 हो गया था, वर्टिकल का जो होगा वही वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होगा। इन तमाम को ऐड कर दें, ये हो जाएगा माइनस mg डेल्टा y1 माइनस mg डेल्टा y2 माइनस mg डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस mg डेल्टा yn। ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। इन सब में देखें ज़रा गौर से, माइनस mg सब में कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन कर लें, माइनस mg इंटू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा yn। दिस इज अ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये ब्रैकेट वाली टर्म को जरा गौर से देखें, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn, ये तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड किया हुआ है। अगर इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड करें फ्रॉम ए टू बी तो ये क्या बन जाएगा, हाइट फ्रॉम डी टू बी नहीं बन जाएगा। तमाम वर्टिकल स्टेप्स को अगर हम ऐड करें फ्रॉम ए टू बी तो ये ए से बी तक का जो हाइट है वही नहीं बन जाएगा, यस एच होगा। तो इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस mg h, इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। दिस इज अ वर्क डन अलॉन्ग पाथ 3ab। तो ज़रा गौर से देखें, पाथ 1 के अलॉन्ग हमने वर्क डन फाइंड किया, वो था माइनस mgh। पाथ 2 के अलॉन्ग हमने वर्क डन फाइंड किया माइनस mgh। पाथ 3 के अलॉन्ग हमने वर्क डन फाइंड किया, वो भी था माइनस mgh। इट मीन्स दैट हम पाथ 1 फॉलो करें, 2 फॉलो करें या 3 फॉलो करें, तीनों पाथ्स के अलॉन्ग जो वर्क डन है वो माइनस mgh आ रहा है, मीन वो सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आप कोई भी पाथ फॉलो कर ले, वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। ऑब्जेक्ट चाहे जो भी पाथ फॉलो कर ले, वर्क डन हमेशा कैसा रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा, वो हमेशा सेम होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और ये पेपर में इस तरह से आता है, शो दैट द वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। स्टूडेंट वो फील्ड जिसके अलॉन्ग वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड हो, उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का भी नाम देते हैं। इट मीन्स दैट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। आप कंजर्वेटिव फील्ड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, और द फील्ड इन विच द वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। और वो फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड हो, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर औकात इस तरह से भी आ जाता है
कि शो दैट द वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर ये टॉपिक आ जाए तो आपने यही टॉपिक लिखना है और इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। वो किस तरह से, अगर हम बात करें क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ का मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट से चले हैं अगेन उसी पॉइंट पे वापस आएँ, तो ये एक क्लोज पाथ होगा। अगर इस डायग्राम की वजह से हम देखें तो ए सी बी डी ए ये क्लोज पाथ है। हम ए से सी जाते हैं, सी से बी, बी से डी, डी से ए, तो ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है। सिमिलरली ए से बी पे जाएं, बी से डी पे आएँ, डी से दोबारा ए पे आ जाएं, तो ये ए बी डी ए भी एक क्लोज पाथ है। अगेन ए सी बी ए से सी पे चले जाएं, सी से बी पे आ जाएं, बी से अगेन ए पे आ जाएं, तो ये भी एक क्लोज पाथ है। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो के इक्वल होता है। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद कर लेना है। अगर हम क्लोज पाथ कंसीडर करें ए सी बी डी ए, तो इसके अलॉन्ग जो नेट वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा, वो ज़ीरो होगा। ये इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम ए से सी वर्क डन निकालें तो ये आप देख चुके हैं ये कितना होता है, ए से सी हमारे पास -mgh के इक्वल होता है। ए से सी -mgh, सी से बी कितना होगा, सी से बी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा, सी से बी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब अगर हम वर्क डन निकालें बी टू डी, पहले आपने निकाला था डी टू बी -mgh था, लेकिन अगर हम बी से डी निकालें, देखिए ऑब्जेक्ट अब बी से डी की तरफ नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे 180 के बजाय 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 1 के इक्वल होगा, तो बी से डी का जो वर्क डन है वो -mgh की बजाय +mgh आएगा। ए से सी -mgh, सी से बी 0, बी से डी +mgh और डी से ए आप कितना निकालेंगे, यस डी से अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। तो ज़रा गौर से देखें, टोटल वर्क डन निकालें, ए से सी -mgh, सी से बी 0, बी से डी +mgh, -mgh +mgh के साथ कैंसिल हो जाएगा और 0 0 0 में ऐड होगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो क्लोज पाथ के लॉन्ग जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल होता है। अगेन अगर आप पाथ मान लें ए बी डी ए, ये कितना होगा, ए से बी कितना निकाला आपने -mgh, बी से डी कितना होगा +mgh और डी से कितना होगा 0, -mgh +mgh 0, तो हमारे पास नेट वर्क डन ए बी डी ए के लॉन्ग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे कि वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्वेश्चन आ जाए वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, ये आप आसानी से इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।